जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। ये एंशिएंट हिस्ट्री में चौथे चैप्टर का दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में जाना, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला था। इसके बाद उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करने वाले हैं। ये 1000 से 600 बिफोर क्राइस्ट तक चलेगा। अब उत्तर वैदिक काल के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ पर जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो थोड़ी चेंज हो चुकी थी। इसके बाद सोर्सेस के बारे में भी बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से सोर्स हैं जिसमें हमें पता चला कि ये उत्तर वैदिक काल की चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में। इसे समझने के लिए आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ चीजें याद करनी होंगी। जैसे कि हमने बात किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान में सुतकांगे डोर तक और भारत में पूर्वी एरिया की तरफ बात करें तो ये आलमगीर तक फैला हुआ था। अब पूर्वी एरिया में जो आर्य रहे हैं उत्तर वैदिक काल में, इस एरिया में उन्होंने कब्जा जमा लिया और यहीं पर उत्तर वैदिक काल की जो सभ्यता है उसका निर्माण या विकास हुआ। इसके बाद उत्तर वैदिक काल के बाद या फिर उत्तर वैदिक काल में जो साहित्य का निर्माण किया गया था, लिखा गया था, तो उसमें ये पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल का लोकेशन हिमालय, हिंद महासागर, विंध्य पर्वत यहाँ तक फैला हुआ था। अब इसके बाद हम जानकारी के स्रोत, मतलब वो कौन कौन से सोर्सेस है जिससे हमें पता चला कि ये उत्तर वैदिक काल के बारे में है। एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरा है लिटरेरी सोर्स। सबसे पहले बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हमें कई सारे चित्रित मृदभांड मिले हैं। उसके अलावा काले पॉलिशदार मृदभांड मिले हैं और इन टाइप की जो जगह हैं वो लगभग 750 जगह हमें पता लगा पाए हैं, लेकिन उनमें से कुछ की ही खुदाई हो पाई है। इसके बाद हम लिटरेरी सोर्स के बारे में बात करते हैं। तो लिटरेरी सोर्स में जितने भी हमें उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड साहित्यिक मिलते हैं उनमें हमें पता चला कि यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है, आरण्यक, इनमें से हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में पता चलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था के बारे में कि आखिर ऋग्वैदिक काल से जब ये लोग उत्तर वैदिक काल में पहुंचते हैं, मतलब वहां तक इसका जो सफर रहा है, तब तक में क्या क्या चीजें बदल गई थी। सबसे पहला तो ये कि जाति पाति से रिलेटेड, मतलब जात पात का जो भेदभाव है, यहाँ से उसका विकास होने लगा था। धीरे धीरे लोगों के मन में ये बात आने लग गई थी और यहीं पर से याज्ञिक अनुष्ठानों में वृद्धि हुई और ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई। कहीं ना कहीं यज्ञ से रिलेटेड जो काम काज थे वो बढ़ गए थे और कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण थे इनकी वैल्यू बढ़ गई थी। लोगों को ये ज्यादा पावरफुल भी लगने लगे थे। और इस काल के अंत में जब उत्तर वैदिक काल खत्म हो रहा था, तब तक में ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दोनों ने इस बात पर सहमति जताई और फिर इस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया कि इन दोनों को साथ में रह करके काम करना होगा। इससे समाज के जो बाकी वर्ग हैं वो इनके प्रभुत्व में होंगे, इसका मतलब है कि उनके अंडर में रहेंगे। और वैश्यों को उत्पादन संबंधी काम दे दिया गया कि तुम लोगों को उत्पादन करना है। उत्पादन में जैसे कि खेती किसानी करनी है, पशु चराना है, ये सब काम वैश्यों को दे दिया गया। और ऋग्वैदिक साहित्य से हमें ये पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में जो वैश्य थे केवल यही लोग टैक्स देते थे, राजस्व चुकाते थे और इसी टैक्स से ब्राह्मण भी और क्षत्रिय ये दोनों का घर चलता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों में केवल एक समानता थी। ये समानता ये थी कि ये तीनों उपनयन संस्कार करा सकते थे और इसी टाइम से शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं दिया गया था और यहीं पर से शूद्रों के अधिकारों को छीना जाने लगा। लेकिन हाँ, शूद्रों में भी कुछ लोग थे जैसे कि शिल्पीय थे। ये शिल्पियों का जो स्थान था वो थोड़ा ऊंचा था। उन लोगों को कुछ अधिकार मिला हुआ था, जैसे कि यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार इन लोगों को मिल चुका था। और यही वो टाइम था जहां से ये पता चलता है कि समाज में इतना भी वर्ण भेद नहीं था। मतलब जाति पाति का भेद स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन उतना नहीं था जैसा कि अब हम आगे देखेंगे। धीरे धीरे करके पिता का जो अधिकार है वो परिवार में बढ़ता गया। अब पिता को यह अधिकार हो गया था कि वो अपने बेटे को अपनी संपत्ति, अपने जायदाद से बाहर कर सकता था, मतलब कि उत्तराधिकार से वंचित कर सकता था। इसके अलावा जो राज परिवार रहा करते थे इसमें ज्येष्ठाधिकार का प्रचलन बढ़ा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी राजा के दो बेटे हैं, उनमें से बड़े बेटे को सब कुछ मिलेगा। इस टाइप का जो प्रचलन था वो स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे करके जो पूर्व पुरुष थे, बुजुर्ग थे, जो अब समाज में नहीं थे, मतलब कि चल बसे थे, उनकी पूजा होने लगी।
और यही वो टाइम था जहां से स्त्रियों का जो दर्जा है सामान्य रूप से गिरने लगता है। कई सारे अधिकार यहाँ से छीन लेते हैं। अब जो महिलाएं थी उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको शादी के लिए कई सारे जो उपहार दिए जा रहे थे सम्मान के तौर पर, संपत्ति के तौर पर, ये सब चीजें खत्म हो चुकी थी। जो महिलाएं थी वो शास्त्र नहीं पढ़ सकती थी, इस टाइप का था। लेकिन हाँ, जो राज परिवार की जो महिलाएं थी वो लोग शास्त्र पढ़ सकती थी। कुछ कुछ जो रानियां थी वो राज्याभिषेक में भाग ले सकती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी स्थिति सुधरी थी, बल्कि ऋग्वैदिक काल के मुकाबले यहाँ पर महिलाओं की जो वुमेन थी उनकी स्थितियां में काफी गिरावट आई है। और उत्तर वैदिक काल से ही ये सोच स्टार्ट हो जाती है कि जो घर की महिलाएं हैं या स्त्रियां हैं वो पुरुषों के नीचे हैं, वो उनके अधीन है। पुरुष के बिना महिला कुछ नहीं है, वो यहीं से स्टार्ट होता है। और उत्तर वैदिक काल से ही गोत्र प्रथा शुरू होती है। गोत्र प्रथा जैसे कि एक गोत्र के जो परिवार वाले हैं वो आपस में शादी नहीं करते हैं, वो दूसरे गोत्र के लोग से शादी करेंगे। आज भी हमारे समाज में ये फॉलो होता है। इसके अलावा आश्रम व्यवस्था शुरू हो जाती है। आश्रम व्यवस्था के बारे में आपने सुना होगा कभी ना कभी, जिनमें उत्तर वैदिक काल के टाइम पर 3 आश्रम थे जो आगे चल करके 4 हो गए थे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और इसके बाद संन्यास आता है। ऋग्वैदिक काल में क्या था कि जैसे कि कोई मोची का काम कर रहा है, कोई धोबी का काम कर रहा है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, इस टाइप से काम कर रहे हैं। तो ये लोग, ऐसा नहीं था कि तुम स्कूल में जन्म लिए हो तो इसलिए तुम्हारा काम मोची का ही काम है, नहीं, ऐसा नहीं था। मतलब ये घर में अगर 4-5 सदस्य हैं तो ये लोग धोबी का काम भी कर सकते हैं, मोची का भी काम कर सकते हैं, इन्हीं में से कोई ब्राह्मण वाला काम भी कर सकता है। मतलब कि इस टाइप से था, इनकी अपनी इच्छा थी। मतलब एक ही घर में मोची भी है, एक ही घर में धोबी, एक ही घर में ब्राह्मण है। ऋग्वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल का आता है तो यहाँ पर फिर काम को इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया। तुम लोग इस कुल में जन्म लिए हो ये इम्पोर्टेंट है। इस कुल में जन्म लिए हो इसका मतलब है कि तुम मोची वाला ही काम करोगे, तुम मोची हो। इसके बाद दूसरे में कि तुम ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हो तो तुम ब्राह्मण ही हो। मतलब ये नहीं देखा गया कि उसके पास उस टाइप की बुद्धि है या नहीं है, जन्म आधारित हो गया और उसके बाद इस टाइप से अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। मतलब ये है कि जो कैटेगरी वाला सिस्टम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जन्म आधारित, कि जन्म के बेस पर तुम्हारी कैटेगरी ये है, जो हमारे समाज में आज भी फॉलो होती है। अब यहाँ पर जैसे कि कैटेगरी बेस पर चीजों को बांटा गया है, मतलब अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है, लेकिन इस पर ये लोग इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं थे। और इस टाइम तक अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की भावना यहाँ तक नहीं पहुंची थी। छुआछूत से रिलेटेड अभी यहाँ तक ऐसा कोई काम देखने को नहीं मिला था। अब उत्तर वैदिक काल तक पहुंचते पहुंचते जैसे कि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट तो देखी गई, लेकिन उसमें ये गिरावट भी आई कि पहले क्या था, ऋग्वैदिक काल में वो लोग अपने पापा के, अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार रखती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक में फिर स्त्रियों का यह अधिकार छीन लिया गया। और सभा, जो कि सभा समिति हुआ करती थी, उसमें उन लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया, रोक दिया गया। अब हम बात करते हैं इनकी इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक व्यवस्था के बारे में, किस टाइप से थी। देखिए, जब ऋग्वैदिक काल था तो उस टाइम पर ये लोग केवल गाय भैंस चराने को इम्पोर्टेंट दे रहे थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर स्थिति अच्छी हो जाती है। ये लोग खेती किसानी को अच्छा मानते हैं और उसी को इम्पोर्टेंट देते हैं, पहले नंबर पर फिर खेती किसानी को रखते हैं। और इसके कुछ प्रमाण भी मिले हैं। और उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ हैं उनमें कृषि से रिलेटेड कई सारे शब्द मिलते हैं, जिससे समझ में आता है कि ये लोग खेती किसानी को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। इसके अलावा खेती किसानी के लिए ये लोग क्या करते थे, कई सारे अनुष्ठान करते थे। अनुष्ठान का मतलब पूजा पाठ करते थे, तो उससे रिलेटेड कई सारे मंत्र और पूजा पाठ विधि विधान ये भी हमें देखने को मिलते हैं। और ये हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ इससे देखने को मिला है, तो ये आपको याद भी रखना होगा एग्जाम के लिए। कृषि के महत्व का प्रमाण उत्तर वैदिक काल ग्रंथों में कई अलग अलग अनाज के नामों से भी मिलता है। मतलब इस टाइम तक जो अनाज की संख्या थी वो बढ़ चुकी थी। इनमें चावल के लिए ब्रीही शब्द का यूज किया गया है, गेहूं को गोधूम कहा जाता था, मूंग के लिए मुदग और उड़द के लिए माड़ शब्द का यूज किया गया है। याद रखना है कि उत्तर वैदिक काल में चावल को ब्रीही, गेहूं को गोधूम, मूंग को मुदग और उड़द को माड़ कहते थे। लेकिन इस टाइम के लोग अभी भी लोहे से जो औजार बनाते थे वो सीमित तौर पर बनाते थे और उसका यूज खेती किसानी में बहुत कम कर पाते थे। और इस टाइम पर लोग रोपड़ विधि, रोपा लगाने की जो विधि है उसको यूज नहीं करते थे, मतलब ये नहीं जानते थे। लेकिन एक चीज पर यहाँ ध्यान देना, उत्तर वैदिक काल में लोग लोहे से परिचित हो गए थे, मतलब लोहे के बारे में जानने लग गए थे, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था।
उत्तर वैदिक काल तक ये लोग लोहे को यूज करना जानने लग गए थे। लोहा गलाना कैसे है, पिघलाना कैसे है, उनसे हथियार कैसे बनाना है, ये सब धीरे धीरे करके ये लोग सीख चुके थे। और इसी टाइम से लोहे के बारे में हमें पता चलने लगता है। लेकिन फिर भी ये लोग जो लोहा से जो भी उपकरण या हथियार बनाते थे उसको खेती में यूज नहीं कर पाते थे। इस वजह से ये लोग उतना अच्छा उत्पादन नहीं कर पाते थे जिसका यूज ये लोग अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए कर लें, व्यापार के लिए कर लें, मतलब बिजनेस चलाने के लिए कर लें, या फिर कोई स्थायी सेना बनाने के लिए कर लें। इस टाइम पर जो राजा हुआ करते थे, तो जब भी इन लोगों को युद्ध करना होता था तो जो अपना कबीला था, वहां की जो आम जनता थी, उन्हीं लोगों को हायर कर लेती थी कि तुम लोग को चलना है युद्ध करने। इन लोगों की अपनी कोई सेना नहीं रहा करती थी। उत्तर वैदिक काल के बारे में खेती किसानी में क्या क्या चीजें लोग जानते थे, ये हमें शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि किस टाइप से जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई की जाती थी। जैसे कि ऋग्वैदिक काल में बात किए थे कि ये लोग कहीं पर भी खेती किसानी स्टार्ट कर सकते थे, पर धीरे धीरे करके ये वो टाइम था उत्तर वैदिक काल जहां पर से ये लोग ये सोचने लगते हैं कि हम अब ये जमीन हमारा है, अब यहाँ पर हम हमेशा खेती करेंगे। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ से हमें ये पता चलता है कि कई टाइप के व्यापारी हुआ करते थे, बिजनेसमैन। उनमें से एक बिजनेसमैन को उसका प्रधान या मुखिया बनाया जाता था और उसको श्रेष्ठीन बोला जाता था। इस टाइम पर भी गाय इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा निस्क, ये एक टाइप का क्वाइन टाइप का था, धातु की बनी हुई। इसको ये लोग व्यापार में लेन देन के लिए यूज करते थे। गाय और निस्क इन दोनों को यूज करते थे। निस्क एक टाइप की माप है, जैसे कि निस्क के अलावा शतमान, पाद, कृष्णल, रतिका और गुंजा, ये माप की अलग अलग टाइप की इकाई थी। इसके अलावा निष्क जो था ऋग्वैदिक काल में आभूषण के लिए यूज किया जाता था, मतलब कि एक टाइप का ज्वेलरी था। इसके बाद बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कि इनका पॉलिटिकल सिस्टम किस टाइप से चलता था। तो जैसे कि ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति, विदत के बारे में हमने बात किया था, गढ़ के बारे में बात किया था। उत्तर वैदिक काल में सभा, समिति और विदत, इन सब की वैल्यू घट जाती है। विदत का तो नामो निशान खत्म हो जाता है, ये नहीं रहता है। सभा समिति होती है लेकिन ये लोग काफी चेंज हो चुके होते हैं, उतनी वैल्यू अब नहीं रहती है। सभा थी, और पहले क्या था ऋग्वैदिक काल में कि सभा में जो महिलाएं थी, वुमेन थी, वो भी आ सकती थी, उसमें पार्टिसिपेट कर सकती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में सभा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी वुमेन। और यही वो टाइम था जहां पर से राष्ट्र शब्द का उदय होता है। मतलब जो आज हम लोग राष्ट्र यूज करते हैं, ये उत्तर वैदिक काल की देन है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में राजा चुने जाने लग गए थे, टोटल मतलब इलेक्शन होने लग गया था। इससे पहले क्या था कि राजा अपनी मर्जी से बन जाते थे, कुछ जगह पर राजा का इलेक्शन भी होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये कंपलसरी हो गया कि जो राजा है उसका इलेक्शन होगा। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में बलि एक टाइप का टैक्स रहा करता था। तो उस टाइम पर क्या था कि जो प्रजा थी वो अपनी इच्छा से दे देती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं रहा। उत्तर वैदिक काल में जो राजा रहा वो अपना अधिकार समझने लग गया कि मैं राजा हूं और तुम लोगों का काम है कि तुम मुझे टैक्स दो, मतलब कि बलि या कर दो। और इसके बाद यही वो टाइम था जहां पर से राजा ने अपने पद को अनुवांशिक बना लिया, मतलब कि मैं बना हूं, अब इसके बाद मेरा बेटा बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा बनेगा। उत्तर वैदिक काल से ही अलग अलग टाइप के पूजा पाठ होने लगे थे, जिससे राजा का जो प्रभाव है, शक्ति है, पावर है, लोगों को दिखाई देता था और लोगों को लगता था कि राजा ज्यादा पावरफुल है। जैसे कि राजसूय, अश्वमेध यज्ञ, अग्निष्टोम, वाजपेयी यज्ञ, इस टाइप के जो धर्म से रिलेटेड पूजा पाठ थे, यज्ञ थे, वो सब यहीं से स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पर राजा की हेल्प करने के लिए कई सारे अधिकारी होते थे। उनमें से एक ऐसा अधिकारी था जो टैक्स को संग्रह या कलेक्शन करने का काम करता था और हिसाब किताब रखता था। उस अधिकारी को संग्रहिता कहते थे। अब इसके बाद बात करते हैं रिलीजन या धर्म के बारे में कि उत्तर वैदिक काल के लोग धर्म से रिलेटेड कौन कौन सी चीजों को मानते थे और क्या नहीं मानते थे। ऋग्वैदिक काल में दो देवता को ये लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते थे, एक इंद्र देवता को और एक अग्नि देवता को। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये धीरे धीरे खत्म हो गया। अब इन देवताओं को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। उनकी जगह एक प्रजापति देवता थे, उन्हें ये लोग इंपॉर्टेंस देने लगे, उनकी पूजा करने लगे। इससे पहले ये लोग प्रकृति को, नेचर को भगवान मानते थे और स्तुति पाठ किया करते थे। उन लोगों को ज्यादा कुछ चीजों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कुछ कुछ चीजों को ये लोग भगवान का प्रतीक मानने लगे। इसके अलावा जो प्रकृति में जो भी चीजें हैं उन्हें तो भगवान मानते ही थे और उसी हिसाब से ये लोग पूजा पाठ करते थे।
लेकिन इस टाइम तक भी स्तुति पाठ खत्म नहीं होता। ये लोग पूजा करने में स्तुति पाठ करते ही थे, लेकिन देवताओं को खुश करने के लिए जैसे कि ये लोग अलग अलग टाइप से नियम कानून फॉलो करते थे। उत्तर वैदिक काल में ये सब चीजें खत्म हो गई। अब ये लोग केवल यज्ञ करने लगे और यज्ञ के द्वारा ही भगवान को खुश करते थे। इसके अलावा पशु बलि ये सबसे ज्यादा दी जाती थी। इस टाइम तक बलि प्रथा बढ़ चुकी थी। इसके अलावा बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय, षट दर्शन ये लोग यहीं से स्टार्ट होते हैं। एक है बृहदारण्य उपनिषद, इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद की इसमें चर्चा की गई है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये मंडूको उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर बात कर लिया है और यहाँ पर वैदिक काल से रिलेटेड सभी चीज कंप्लीट हो जाती है।